बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मेरा जो प्रस्ताव है कि टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग कंपनियों द्वारा ब्रॉडकास्टिंग चैनलों को बंद किए जाने तथा उससे संबंधित विषयों का विनिमय करने वाले विधेयक पर मेरी चर्चा है। सभापति जी, ये घटना के पहले जब मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर व्यप होने के कारण अपने घर पर नहीं जा सका। कल मेरे गुरुदेव का जन्मदिन था, तो मैं उन्हीं की बात मुझे याद आई इस बिल के संदर्भ में। एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि सूचना और सोचना, ये दोनों चीजें अगर साथ होंगी तो निश्चित रूप से परिणाम भी ठीक होंगे और निर्णय भी सही होगा। जब मैं इस बिल की बात करता हूं और जिन ब्रॉडकास्टिंग कंपनियों के बारे में मैं ये चर्चा सदन में कर रहा हूं और सोचता हूं कि सदन जरूर गंभीरता से विचार करेगा, तो मेरी पहली चीज आती है कि जितनी भी ब्रॉडकास्टिंग कंपनियां हैं वो काम क्यों करती हैं? वो व्यापार के लिए करती हैं या परोपकार के लिए करती हैं? और मैं ये मानता हूं कि जब कभी कोई जागरण का काम हो तो वो व्यापार नहीं हो सकता, वो परोपकार ही हो सकता है। जब कभी कोई न्यूज चैनल इस देश में चलता है, और जब ये चर्चा मेरे मन में आई थी तो इसी सदन में मैंने उस समय किसी भी न्यूज चैनल का रजिस्ट्रेशन भारत में नहीं होता था, बल्कि देश के बाहर के देशों से वो रजिस्ट्रेशन होता था और हम उस पर कुछ कार्रवाई कर नहीं पाते थे। और उस समय सेटअप बॉक्स का बिल भी इसी सदन के भीतर आया था, तब मैंने ये बात कही थी। लेकिन अभी बीच में पिछले 2 वर्ष पहले अचानक कोई चैनल बंद हो गया और उसके सारे जितने भी उसके भीतर रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार, कनिष्ठ पत्रकार, फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स, उन सबको चलता कर दिया। और पता चला कि सरकार को उनको कुछ देना नहीं है, खाली 1 करोड़ रुपया उनका जो पड़ा हुआ है उसको रात-सात कर देना है। सभापति महोदय, उसी दिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इस पर अंकुश की जरूरत है। इस सदन उस पर चर्चा जरूर करे। सरकार कानून लेकर आएगी, सरकार के बहुत सारे कानून है। जब वो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते हैं तो कंपनी एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर अक्सर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो टेलीविजन कंपनियां हैं उन सबके सामाजिक सरोकार इतने बड़े हैं, उनके प्रभाव क्षेत्र इतने बड़े हैं कि कोई भी उन पर बहुत आसानी के साथ में उनके खिलाफ जाना नहीं चाहता, उन पर हाथ डालना नहीं चाहता। तो मैं इस सदन के सामने कहना चाहता हूं कि हम किस दृष्टिकोण से इन पर चर्चा करें। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, मैंने किसी ने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है तो मैं उनके खिलाफ खड़ा हूं, ऐसा नहीं है। मैं मजदूरों के बीच काम करता था, तब भी मैं ये बात महसूस करता था कि कभी कोई फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर अगर किसी एक्सीडेंट में मारा जाए तो वो प्रभाव के कारण उसको कोई मदद मिल जाए तो मिल जाए, अन्यथा उसकी कोई सोशल सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है। अगर उस मीडिया ग्रुप का कोई रेगुलर एम्प्लॉय है तो उसकी पेमेंट के साथ में उसकी इंश्योरेंस होगी, लेकिन अगर वो वास्तव में परमानेंट अगर उसका एम्प्लॉय नहीं है तो चाहे वो कितने ही वर्षों से काम कर रहा हो, उसके सोशल सिक्योरिटी की गारंटी ऑन पेपर कहीं पर 1 नंबर पर नहीं है। ये बात बिल्कुल साफ है। और मुझे लगता है कि जब कभी चैनल बंद होता है तो चैनल पर कोई तो जवाबदेहियां होनी चाहिए। कोई नैतिक जवाबदेही तो उसकी बनती है, पर उसकी कानूनी बाध्यता कुछ है कि नहीं। उससे जुड़े हुए समूह में लगे हुए लोग जो लगातार अपनी जान में जोखिम में डालकर और उसकी मदद करते हैं, उसके लिए कामकाज करते हैं, क्या उसके जीवन के, उनके बच्चों के, उनके परिवारों के भविष्य की चिंता नहीं होनी चाहिए? मेरे इस विधेयक को लाने के पीछे अगर कोई मकसद है तो सिर्फ मकसद इसी घटना के कारण शुरू हुआ, सभापति महोदय। और इसलिए मैं सबसे पहली बात यह कहना चाहता हूं कि जागरण के इस पवित्र उद्देश्य से जो काम शुरू हो रहा है आज देश में, दुर्भाग्य से वो कहीं ना कहीं सिर्फ व्यापारिक और निजी हितों तक ही सीमित रह गया। और इसलिए मुझे लगता है कि कभी इस सदन को निश्चित रूप से इन तमाम कंपनियों को, जो टेलीविजन की ब्रॉडकास्टिंग कंपनियां हैं, इनका एक बार ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। लोग कह सकते हैं कि भाई उनका रजिस्ट्रेशन है कंपनी एक्ट के तहत, तो कंपनी एक्ट के तहत कार्रवाई करें लोग। फिर दूसरी बात आती है, क्या ये जो कंपनियां हैं जब काम करती है तो उनके काम करने के तरीकों पर कोई है तो लोग कहेंगे साहब प्रसार भारती है, कहीं कोई कहेगा कि बाकी चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी उस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ। इस सदन में तमाम वरिष्ठ लोग हैं जिस पर अपनी बात कहेंगे,
लेकिन प्रसार भारती हो या अन्य कोई तौर तरीके प्लेटफॉर्म्स हो, वो कभी भी बहुत आसानी के साथ इन पर कार्रवाई करने की क्षमता नहीं रखते, वो अधिकार उनके पास में नहीं है। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं सदन में कहना चाहता हूं सभापति महोदय। और इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति का सवाल नहीं, किसी समूह के ताकत का सवाल नहीं है कि वो किसके विचारधारा के साथ जाता है, किसके साथ नहीं जाता। मेरे जैसा व्यक्ति ये बात मानता है कि हम जब कभी किसी को अपने मौखिक रूप से कोई बात कहते हैं या सुना देते हैं या वो पढ़ लेता है, वो उतनी प्रभावशाली नहीं होती। उससे कहीं ज्यादा प्रभावशाली होती है कि वो चित्र के साथ में जब वो बात प्रस्तुत होती है तो वो ज्यादा प्रभावशाली भी होती है, ज्यादा मारक होती है। इसका मतलब है कि प्रभाव का मतलब ये नहीं होगा वो नुकसान नहीं करेगी। और जब दूसरी बात आती है कि जब वो इतना प्रभावी तंत्र है, वो इतना प्रभावी प्लेटफॉर्म है कि आसानी के साथ में कोई सरकारें इनके खिलाफ कभी बोलने के लिए तैयार, कानूनी कार्रवाई करने के लिए तब तैयार नहीं होती। आम आदमी की क्या हैसियत है, उसके अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारी की क्या सामर्थ्य है कि वो जाकर उनके खिलाफ में लड़ेगा, उनके सामने जाएगा, या तो वो न्यायालय में जाए। जितना आसान नहीं है सभापति महोदय। और इसलिए मुझे लगता है कि कोई ऐसा फ्रेमवर्क बनना चाहिए जब इतनी जवाबदेही का सिस्टम है। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे पास में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ में वो मीडिया है। आखिर ये मीडिया के तो हिस्सा है। जब इतनी बड़ी जवाबदेही का तंत्र है जो सबकी समीक्षा का अधिकार रखता है, जो सबके बारे में जब मर्जी आए तब अपनी बात बेबाक तरीके से कहता है, इस देश में आजादी है, बाकी देश में होगी या नहीं होगी, इसका मतलब है कि वो समाज के एक बड़े वर्ग को निश्चित रूप से प्रभावित करता है। ये बात बड़ी साफ है। जब इतना प्रभावशाली तंत्र अपने आप में सामने खड़ा है और उसके बाद उसके भीतर ही इतनी सारी विसंगतियां हों, उदाहरण के लिए कि यदि वो हमारे बारे में, हमारी सरकार की नीतियों के बारे में, राज्य सरकारों की नीतियों के बारे में, मजदूर संघों के बारे में जब इस बात को कि वो समीक्षा करता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल या कोई भी मीडिया ग्रुप जब ये बात डिस्कशन करता है कि सामाजिक सुरक्षा की गारंटी कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी के जितने पैमाने और नियम और कानून है वो ईमानदारी के साथ में काम नहीं कर रहे हैं, तब जरूर उंगली उन पर भी उठती है कि जब आप अपना चैनल बंद करते हो तो आपके अधीनस्थ इतने काम करने वाले लोग हैं, उनकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। वो भी तो हिंदुस्तान के उस कानून के तहत आते हैं, उन तमाम कानूनों से, उन तमाम मर्यादाओं से बंधे हुए लोग हैं। लेकिन आप हमारे तमाम लोगों की समीक्षा आप करेंगे, आप कानून की समीक्षा करेंगे, कानून का क्रियान्वयन करने वाले अधिकारी समुदाय की समीक्षा करेंगे, कानून बनाने वाले राजनेताओं की समीक्षा करेंगे, राजनीतिक दलों की समीक्षा करेंगे। लेकिन जब आप पर गुजरती है और आपके लोगों पर गुजरती है और जब आपके द्वारा गुजरती है, तब पर समीक्षा कौन करेगा। मेरे इस बिल को लाने के पीछे वही दर्द था सभापति महोदय। और इसलिए मैं कहता हूं कि एक जिम्मेदार इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और वो बिना किसी बंदिश के, बिना किसी ऐसे फ्रेमवर्क के हो, मुझे लगता है ये देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं ये इस नाते मैं ये बिल यहां पर लेकर आया हूं सभापति महोदय। फिर मुझे लगता है कि जो जवाबदेही है, जवाबदेही तो उनकी बड़ी है और वो जवाबदेही नैतिक रूप से ज्यादा जवाबदेह है कि जब आप कोई चीज दिखाते हैं तो जब दिखाने के पहले क्या जो खास करके वो क्षण जब लाइव टेलीकास्ट होता है, ऐसी विसंगतियां सामने आती है जिसमें असंसदीय शब्द है झूठ, लेकिन बात है कि झूठी खबरें निकल जाती हैं, कुछ गलत बातें निकल जाती हैं, उससे बजाय त्रुटिपूर्ण कुछ ऐसी बातें हैं जो रिले हो जाती हैं, भ्रामक सूचनाएं भी उसके साथ में जाती हैं। और फिर तीसरी बात होती है कि विवेक के आधार पर इस बात को तय करना कि क्या चीज प्रसारित होनी चाहिए और क्या प्रसारित नहीं होनी चाहिए। आपके पास में एक तंत्र है, आप कहते हैं कि हमारे जो ग्रुप एडिटर हैं, फिर जो एडिटर हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो और नीचे नीचे तमाम और भी पद हैं, तो फिर गलतियां कैसे हो सकती हैं। अगर गलतियां हुई हैं तो उन जवाब दो लोगों का एक बड़ा चैनल है, और उसके बाद में अगर ये गलती होती है तो इसकी जवाबदेही किस पर जाएगी। क्या इस प्रकार की गलतियों पर कोई किसी भी प्रकार का अंकुश लगाने का कानून क्या देश के भीतर है। यह जवाबदेही सिर्फ नैतिक रह जाएगी क्या कानूनी रूप से जवाबदेही तय नहीं की जानी चाहिए। मुझे लगता है मेरे बिल का की दूसरी मंशा यह है कि जब इतना अत्यंत प्रभावशाली मंच है और उस मंच से अगर कोई गलती होगी तो स्वाभाविक है कि बड़े जगह पर बड़ा नुकसान करेगी। क्या ऐसी जगह पर कानून नहीं होना चाहिए? क्या तत्कालिक रूप से जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? ये मेरा दूसरा आशा है सभापति महोदय। तीसरी बात मैं ये कहता हूं कि जब सरकार के सरोकारों की बात करते हैं, समाज के सरोकारों की बात करते हैं,
हम जब बाकी लोगों के समूहों के सरोकार की बात करते हैं तो क्या मीडिया समूहों के सरोकारों की बात नहीं होनी चाहिए? और इस नाते भी मैं ये मेरा तीसरा बिंदु है, मैं चाहता हूं कि निश्चित रूप से इनके सरोकारों के बारे में भी विचार होना चाहिए, क्योंकि ये जो दौर है, ये दौर अब सिर्फ इतना सीमित नहीं रहा कि यहाँ पर का कोई भारत का कोई मीडिया ग्रुप या मीडिया कंपनी यहाँ पर काम कर रही है। अब और भी तमाम देश के और बड़े ग्रुप यहाँ पर आकर यहाँ उन ग्रुपों में शामिल होकर उस अभियान को और तेज कर रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये परिस्थिति हमारे सामने आ चुकी है। जब हमने FDI खोली और बाहर से दूसरे मीडिया ग्रुप भी उनके साथ में ज्वाइंट वेंचर करके यहाँ पर मीडिया ग्रुप चलाने का या कंपनियां चलाने का काम कर रहे हैं, तब तो मुझे लगता है सभापति महोदय कि इस सदन को बहुत जल्दी इस पर भी विचार करना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि जिन बातों को हम तय करते हैं, हमारे प्रति, हमारे देश के प्रति जो अच्छा भाव रखने वाले लोग नहीं है, कहीं अगर वो ऐसा करके दुष्प्रचार का माध्यम तो नहीं बना ले जाएंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि हम किसी पर शंका ना करें। हमें कोई इस पर आपत्ति नहीं है कि कौन समूह में कौन लाभ कमाता है, कौन नुकसान करता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनके बारे में निश्चित रूप से कोई कानून की शक्ल होनी चाहिए, कोई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसके भीतर इनकी समीक्षा हो सके। सभापति जी, मैं सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करता हूं। मैं चाहता हूं कि मीडिया में जो कंपनियां होती हैं उसमें क्या ये तय नहीं हो सकता कि डॉक्टर, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि किसी डॉक्टर का समाचार आया कि साहब ऑपरेशन हुआ और हमने समाचार में सुना या पढ़ा कि साहब मरीज के पेट में एक तौलिया रह गई। सबको पता है कि तौलिया पेट में नहीं रह सकती, कोई ब्लड सोखने का कोई कॉटन या कोई छोटी मोटी चीज रह जाएगी, लेकिन हम उसको तौलिया कहकर कहेंगे। आम आदमी जो देख रहा है, जो सुन रहा है, उसको लगता है कि 5-6 फुट की कोई तौलिया पेट में रह गई होगी। मतलब उदाहरण मैं देता हूं, मुझे लगता है कि जब कभी ऐसी बातें चलती हैं तब जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए क्या? आखिर हम इतनी अतिरंजना के साथ में किसी बात को कहकर समाज में कौन सा भला करने वाले हैं? क्या समाज में ये तय नहीं होना चाहिए? हम पर तो बहुत सारी नैतिक जिम्मेदारियां ढाली जाती है सभापति महोदय, हर जनप्रतिनिधि की नैतिक जिम्मेदारी है भी कि उसके द्वारा कोई भूल से भी गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या ये जवाबदेही चौथे स्तंभ पर नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे कंपनियों पर नहीं होनी चाहिए? और इसलिए मैं आपके माध्यम से इस सदन का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जब कभी हम इस बिल पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें एक एक चीज पर भी बात करनी चाहिए कि ठीक है, वो प्रभावशाली तंत्र है, प्रभावशाली मंच है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि उसको इस बात की आजादी मिल जानी चाहिए कि जो मर्जी आए वो करता रहे। मुझ पर तो चलो छोटी सी बात का असर हुआ कि उस पर अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारियों के साथ में ऐसा हुआ। एक मैं जबलपुर की घटना से भी प्रभावित था सभापति महोदय कि एक पत्रकार की उसके घर के सामने थे, उसी दिन उसके बच्चे का जन्म हुआ था और विधवा पत्नी थी, वो नौजवान थी और आगे पीछे कोई था नहीं। मुझे लगता है कि जब उसकी लड़ाई शुरू हुई तो पता चल वो कहीं पर चूंकि इनरोल्ड नहीं था, वो किसी का एम्प्लॉय नहीं था। मध्य प्रदेश में अगर हमारी शायद सरकार नहीं होती तो उसको वो 10 लाख की राहत भी मिल नहीं सकती थी सभापति महोदय। और इसलिए मुझे तब लगा कि ये 2-3 घटनाओं ने मुझे जैसे व्यक्ति को उद्दलित किया कि एक तरफ हम सामान्य मजदूर के बारे में कानून बनाने की बात करते, ये पढ़े लिखे लोग हैं, समाज में समाज के सरोकारों के लिए काम करने वाले मीडिया पर्सनल्स हैं, क्या उनकी जिंदगी में इस प्रकार की राहत नहीं होनी चाहिए? इस बात का संरक्षण नहीं होनी चाहिए? और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो बिल में लेकर आया हूं, इस बिल में सिर्फ इतना ही नहीं है कि किसी कंपनी भर के बारे में विचार किया जाए, बल्कि उसकी कंपनी के कामकाज पर भी विचार होना चाहिए कि वो कैसे काम करता है, वो कैसे अपने उस उद्देश्यों को पूरा करने की तरफ जिसका वो लक्ष्य रजिस्ट्रेशन के समय या उसके गठन के समय करता है, उसके विपरीत तो नहीं जा रहा। हम कई बार सोचते हैं कि ये लीज है स्कूल बनाने के लिए, और जब हम स्कूल नहीं बनाते हैं तो उसकी लीज कैंसिल हो जाती है कि हम कहते हैं कि आपने जिस काम के लिए ये भूमि ली थी, अगर आपने उसको उस नाते उपयोग नहीं किया, लैंड यूज आपने बदलने की कोशिश की है तो आपकी लीज खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनियां हैं, वो जिस उद्देश्य के कारण रजिस्टर होती है और अपना काम शुरू करती हैं, जब वो अपने उस के उद्देश्य के खिलाफ जाती है तो कहीं ना कहीं उन पर भी कार्यवाही करने की अध्यक्ष जी सभापति महोदय जरूरत है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि जब मैं कहता हूं पैसा कमाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई किसी को आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। तो उदाहरण के लिए विज्ञापन, सरकार के पास नियम है, उनके अपने रेट हैं,
सरकार जब विज्ञापन देती है तो उसके अपने रेट हैं, लेकिन क्या वास्तव में ऐसी कोई पारदर्शी व्यवस्था है कि सरकार के लिए रेट है, सरकार उसी आधार पर भुगतान करेगी, लेकिन प्राइवेट आदमी के लिए अलग से, लेकिन वो कभी स्पष्ट नहीं होता कि भाई हम किस सीमा तक ले सकते हैं। ये कोई ऐसा व्यापार नहीं है, ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें मनमर्जी करने की छूट होगी। हाँ ठीक है, सरकार को अगर 10 रुपए लगेंगे क्योंकि सरकार समाज के लिए काम कर रही है, वो टैक्स पेयर्स का पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा, मेहनत का पैसा उस परिवार के पास भी होता है जो दूसरा प्राइवेट तौर पर विज्ञापन दे रहा है। लेकिन ठीक है, आपको लगता है ये कमर्शियल है, ये भी कमाएगा, आप उसमें रेट तय कर दें, लेकिन क्या इसके लिए भी कोई कानून है, इसके लिए भी कोई सीमाएं हैं? इसके लिए जब आप एक तरफ अपने उस पूरे समूह के लिए लाभ कमाने का काम करते हैं तो फिर आपको उसकी भी चिंता करनी चाहिए जो समूह में पैसा कमाने के लिए आपका सहयोगी था, चाहे वो आपका कैमरामैन हो, चाहे वो आपका पत्रकार हो, चाहे वो आपका संपादक हो, क्या रैशनलाइजेशन तरीके से उनको उसका लाभांश मिलता है? ये कोई व्यवस्था अभी भी मुझे लगता है कि कहीं तय मुझे दिखती नहीं है, कहीं होगी तो शायद मुझे मालूम चलेगा, मेरी जानकारी बढ़ेगी, लेकिन जब मैं अभी भाषण कर रहा हूं तब तक मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि कोई समूह कोई फॉर्मेट के भीतर ऐसे लाभ अपने निचले कर्मचारियों सहयोगियों को देता है, ये बात मुझे ध्यान में नहीं है। और इसलिए मुझे एक और बात लगती है कि जब कभी मैं कहता हूं कि समाचारों को गलत ढंग से ना प्रसारित किया जाए, तो मेरे जैसे व्यक्ति की अपेक्षा ये है इस कानून के तहत इसमें यह भी प्रावधान होना चाहिए कि यदि चाहे वो एंकर हो, प्रबंधक हो, उससे ऊपर ग्रुप एडिटर हो, कहीं तो योग्यता की बातें होनी चाहिए। योग्यता से मेरा मतलब मैं उनको अयोग्य नहीं कह रहा हूं, विषय का जानकार। यदि हम कहीं तय करें तो कहीं सुबह से लेकर शाम तक पूरे 24 घंटे न्यूज चैनल चलते हैं, वही बातें रिपीट होती रहती है, लेकिन कहीं जवाबदेही तो होनी चाहिए कि हम समाज को परोस क्या रहे हैं, हम समाज को देना क्या चाहते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि सिर्फ न्यूज नहीं, बाकी चीजें भी तो ये कंपनियां चलाती हैं, उसमें आपके सीरियल्स होते हैं, क्या इनके लिए जवाबदेही नहीं है? समाज में आप जो परोस रहे हैं क्या वो हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुरूप है? वो हमारी सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करेगा या कमजोर करेगा? वो हमारे मूल्यों को घटाएगा या मूल्यों को बढ़ाएगा? क्या मूल्यों को प्रेरित करने का काम करेगा? आने वाली पीढ़ी को वो जानकारी तो दे, दुनिया की जानकारी दे, लेकिन कम से कम इस जमीन की जानकारी भी दे ताकि उसका रास्ता ना भटके। मुझे लगता है कि जब कभी मैं ये बात कहता हूं तो कुछ तो तय होना चाहिए कि वास्तव में हम कहां से कहां जा रहे हैं। सभापति जी, ये मेरा उद्देश्य था इस बिल को लाने का। आगे मैं ये भी अपेक्षा करता हूं कि जब कभी ये मीडिया ग्रुप्स होते हैं, बनते सब देश के लिए, जो मैंने अपनी शुरुआत की थी कि पहले जब कभी न्यूज चैनलों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए तो भारत की जमीन से बाहर कराए थे। इसी सदन में जब मैंने पूछा तो ये बात सच साबित हुई थी। लेकिन ठीक है, आज हमारे रजिस्ट्रेशन हमारे देश में होने लगे हैं, हम देश के लिए काम कर रहे हैं, देश की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या देश का चित्र समाज के सामने परोसने का काम हम कर रहे हैं? क्या वो चीजें जो हम बनाएं, जो हम बांटें, जो हम बताएं, वो देश की संस्कृति को मजबूत करने वाली है? क्या कभी इस आधार पर भी सरकारें तय करेंगी? लोग कह सकते हैं कि मीडिया स्वतंत्र है, उसको सरकार बांध नहीं सकती है, लेकिन सरकार की और समाज की अपेक्षा तो है। जो अपेक्षा आप न्यायपालिका से करते हैं, जो अपेक्षा आप कार्यपालिका से करते हैं, जो अपेक्षा व्यवस्थापिका से करते हैं, वो अपेक्षा इस चौथे स्तंभ से करना क्या गलत है? और इसलिए मुझे लगता है कि वो जवाबदेही वहां पर भी होनी चाहिए, डिस्कशन उस पर भी होनी चाहिए। और मैं उस नाते ही इस सदन में इस बात को रख रहा हूं और मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं, ठीक है, मैंने दत्तोपंत जी ठेंगड़ी की तीसरी थर्ड वे पढ़ रहा था, तीसरा रास्ता, उनने कहा था कि संस्कृति में भी हम बदलाव को स्वीकार करते रहे, हमने कभी इस बात पर हट नहीं किया। धर्म हो सकता है, धर्म ऐसी चीज है जिसको बदला नहीं जा सकता, उसके सिद्धांतों को नहीं बदला जा सकता, लेकिन संस्कृति में परिवर्तन स्वीकार होता है उन तमाम समय काल परिस्थितियों के आधार पर। और हम देखते हैं कि जब कुंभ लगते हैं तो हम बहुत सारी बातों को कालग्राही मानकर अलग करते हैं और नई बातों को उसके साथ में सरोकार के साथ में जोड़ते हैं, लेकिन कभी मीडिया उन बातों को नहीं बताता। अगर मीडिया बताए कि कोई दिगंबर साधु है और वो खड़ा हुआ है और वो चिलम पी रहा है, उसको तो वो प्रचारित करेगा, लेकिन 12 वर्षों बाद, एक युग के बाद में जो सामाजिक सरोकारों में होने वाले परिवर्तन है, उस पर जो गंभीर मंत्रणाएं होती है, जो हमारी श्रुति और स्मृतियों के आधार पर उनमें परिवर्तन होते हैं,
उनका उल्लेख तो कभी नहीं होता, और प्रमुखता के साथ क्या नहीं होना चाहिए? कितना बड़ा, जहां दुनिया में यूएनओ ने भी मान लिया कि दुनिया में इससे बड़ा कोई समूह नहीं हो सकता जिसमें कोई आमंत्रण नहीं बढ़ता, जिसकी कोई बाकी कोई व्यवस्थाएं नहीं होती, उसकी कोई सूचना नहीं होती, कैलेंडर में पता नहीं ढूंढने पर एक लाइन छोटी सी मिल जाती है, और लोग अनपढ़ आदमी से लेकर पढ़ा लिखा आदमी उस कुंभ में जाता है, अपनी व्यवस्था से जाता है और चला आता है। करोड़ों लोग जब इस व्यवस्था का पालन करते हैं, तो मुझे लगता है कि क्या ये चीजें इस समाज को और दुनिया को बताने के लिए नहीं है? वो सिर्फ देश का सम्मान नहीं है, वो देश का काम नहीं है, बल्कि दुनिया में बताने लायक चीजें हैं, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होती है। मैं तीसरी बात कहता हूं, शिक्षा। हम शिक्षा को सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं मानते हैं, हम शिक्षा को सिर्फ स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई से नहीं जोड़ते हैं। हम कहते हैं समाज को भी पढ़ो और पुस्तकों को भी पढ़ो, और जब दोनों को कोई पढ़ता है तो वो शायद बहुत श्रेष्ठ नागरिक बनता है। और जब कभी इन बातों की सभापति महोदय जब चर्चा होती है तो हमारी आलोचना हो, हमारी कमियां हैं तो हमारी आलोचना हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या तुलना के आधार पर इन बातों पर, इन मीडिया समूहों पर कभी बातचीत होती है? जब मैं इन विषयों की बात करता हूं, यदि कोई रिसर्च की बात करेगा तो उसी योग्यता के आधार पर ही तो वहां पर एंकर होगा, तब तो वो अपनी बात कह पाएगा। और इसलिए मुझे लगता है कि जो भी विषय हों उन विषयों का जानकार वहां पर हो। पुरातत्व की हमारे पास में इतनी समृद्ध विरासत है, लेकिन जब हमको पढ़ाया जाता है और हमसे जब कहा जाता है तो हमसे कहा जाता है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसी जगह हैं जो हमसे ज्यादा पुरातन और प्राचीन है, और बाद में धीरे धीरे करके पता चलता है कि डॉक्यूमेंटेशन करने में हमने कोई गलती कर दी होगी, लेकिन उसके बाद भी हम ज्यादा पुराने हैं। ऐसे अनेक मामले हमारे सामने अब आ गए, और उसके बावजूद भी हम कभी इन कंपनियों से ये अपेक्षा नहीं कर सकते क्या इन पर डिबेट नहीं होनी चाहिए? हम भारत के सम्मान के लिए काम कर रहे हैं, हम भारत के हितों के लिए काम कर रहे हैं, हम भारत से ही कमा रहे हैं और भारत के लिए ही हम उसको देना चाहते हैं। जब इतना बड़ा उद्देश्य आपका है तो क्या ऐसी बातों पर दुनिया के सामने जो चित्र उभरकर सामने आता है उसको साफ करने का काम कौन करेगा? जब हम इस बात पर गर्व करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी यूएन गए थे, वो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया, आज दुनिया भी लोहा मानती है और हम भी गर्व के साथ अपना सिर ऊपर करते हैं, तो क्या ये मीडिया ग्रुप्स के साथ में ये अपेक्षा हमारी नहीं होती है? हमारी भी ये अपेक्षा होती है कि दुनिया में ये चीजें होनी चाहिए। ये प्राइवेट मेंबर्स रिजोल्यूशन है जो इनिशिएट करता है। और अच्छा, मुझे लगता है कि सभा अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात ये आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि जब कभी हम ऐसी चर्चाओं की अपेक्षा करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि यदि उस पर कोई अच्छा डिस्कशन होगा, कोई बेहतर बात अगर उस पर होगी, तो निश्चित रूप से दुनिया में हमारी अच्छाइयां भी जाएंगी। ये देश कभी भी आलोचना से नहीं घबराया, संवाद से और विमर्श से नहीं घबराया। हमेशा हमने माना कि विमर्श अच्छा हो, विमर्श हितकारी हो, विमर्श सकारात्मक हो, विमर्श आगे बढ़ने वाला हो, और इसलिए मैं मानता हूं कि ये बेहतर प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसकी सीमाएं निश्चित रूप से सुनिश्चित होनी चाहिए कि वास्तव में उसके कर्तव्य क्या है, उसके अधिकार क्या है, उसके दायित्व क्या है। अध्यक्ष जी, मेरा चौथा पॉइंट था नदियां। हमारे पास में जो नदियां रही हैं, एक समय हम कहते थे कि हमारे यहाँ दूध की नदियां बहती है। आज मैं कभी जनसंख्या के कार्यक्रम से आया हूं, जो 100 करोड़ भी बेटी थी वो उस कार्यक्रम में आई थी, उसने जो बात कही उसी को मैं दोहरा रहा हूं। वो उसने कहा कि इस देश में कभी दूध की नदियां बहती थी, अब तो नदियों में जल नहीं बहता, वो भी सूखने लगी हैं। क्या ये चिंता का विषय नहीं है? सभापति महोदय, मैं सदन को ध्यान दिलाना चाहता हूं, अटल जी राज्यसभा के सदस्य थे। मैं 89 में पहली बार इस सदन में आया था। उस समय अटल जी राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे, चंद्रशेखर जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। अटल जी का वो भाषण मैंने राज्यसभा की दर्शक दीर्घा से सुना है सभापति महोदय। उन्होंने कहा था, बात तो कुछ और थी, बात थी कि उस समय चंद्रशेखर जी को देशद्रोही कहा गया था, लेकिन जो मूल्य स्थापित करने के बाद जो उन्होंने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध पीने के पानी के लिए होगा। सभापति महोदय, अधिकारों भर के लिए नहीं, अटल जी ने राज्यसभा के भीतर कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध पीने के पानी के लिए होगा। देश की आबादी बढ़ रही है, देश की आबादी का जो घनत्व है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है। हमारी 12मासी नदियां सूख रही हैं, जल का संकट भीषण है, और उसके बाद भी हम उस पर अगर गंभीरता से विचार नहीं करेंगे
तो मुझे लगता है ये देश के हित में नहीं होगा। जल संकट है, जल का संकट दिख रहा है। हमारे मनीषियों में अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे लोगों ने कहा है, ये भी सच है कि ये देवभूमि है। अंडरग्राउंड वाटर के सोर्स हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा है, मीठे पानी के सोर्स ज्यादा है, और बहते हुए पानी में भी अभी भी हमारे पास बहुत कुछ पीने के लायक है। आज हमारी मोदी जी की नेतृत्व में सरकार पीने के पानी के लिए बांध बनाकर बाकायदा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कर रही है, क्योंकि हमें पता है कि आने वाले 20 साल के बाद, और इसलिए मैं आपसे 5 मिनट में ही खत्म करने वाला हूं। हम नहीं ठीक है। और इसलिए मुझे लगता है कि मैं ये कह रहा था कि कहीं ना कहीं मोदी जी नहीं, आपको कोई रोक नहीं, आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आप कब खत्म करें। नहीं सभापति जी, मुझे पता है, मैं इसके पहले भी मेरे मुझे पास हुए हैं, पहले भी मैं बोला हूं, इनिशिएट किया है। लेकिन मैं अपनी बात कह रहा था कि मैं अटल जी का जिक्र कर रहा था कि अटल जी ने कितनी दृढ़ता के साथ दूर तक, 89 में जब मैं पहली बार संसद में आया था तब उन्होंने राज्यसभा में ये बात कही थी कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पीने के पानी के लिए होगा। सबका सोचना है, क्या सबकी जिम्मेदारी नहीं है कि हम आने वाले 30 साल तक, 40 साल तक आगे तक सोचे। मैं इसी मंशा से किसी की आलोचना के लिए बिल लेकर नहीं आए हैं, किसी के खिलाफ नाम लेकर नहीं आए हैं। अगर मीडिया के इन ब्रॉडकास्टिंग कंपनियों के उत्तरदायित्व का निर्वहन अगर ठीक तरीके से नहीं होगा, अगर भ्रम एक बार समाज में कभी फैला तो वो जो नुकसान करेगा सभापति महोदय, वो बहुत भयानक होगा। एक समय ऐसा था कि जब पंचवर्षीय योजनाएं थी, चुनाव को हम जागरण का अभियान मानते थे, पर्व मानते थे, और लोग भी 5 साल में चुनाव के समय सजगता के साथ सुनने के लिए जाते थे। और पिछले बीच के कालखंड में कोई मूर्धन्य लोगों को सुनने जाते थे, अटल जी जैसे लोगों को लोग सुनने जाते थे, और तमाम पार्टियों के लोग, कर्मचारी, अधिकारी उनको सुनने जाते थे। अन्यथा कोई ऐसे कार्यक्रमों में कार्यकर्ता के अलावा कोई भाग नहीं लेता था, कोई संख्यात्मक कार्यक्रम नहीं होते थे। ये बात मैं संदर्भ में कह रहा हूं कि एक समय जागरण का एकमात्र अधिकार हुआ करता था, जब चुनाव का पर्व आता था तब लोग मानते थे कि हमें नेताओं की सुननी चाहिए, उसके बाद हम अपना बोर्ड का फैसला करेंगे। लेकिन आज जो मीडिया है, और वो भी उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनियां हैं, चाहे वो न्यूज के माध्यम से अपनी बात कहें, चाहे डिबेट के माध्यम से अपनी बात कहें, और चाहे किसी सीरियल के माध्यम से अपनी बात कहें, ये निश्चित रूप से समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित कर रही है। और इसलिए हम जैसे लोग ये अपेक्षा है कि हाँ, वो संस्कृति के बारे में बात करें, वो शिक्षा के बारे में बात करें, वो पुरातत्व के बारे में बात करें, वो नदियों के बारे में बात करें, वो वन के बारे में बात करें। आज अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं और वनीकरण की बात करते हैं, एक आंकड़ा जो शायद बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, मैं स्टैंडिंग कमेटी में था सभापति महोदय, तो एक बार एक आंकड़ा आया कि डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट इन हिस्सों में बढ़ गया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट आज से 20 साल पहले उन क्षेत्रों में बढ़ा जहां इंसर्जेंसी थी। तो क्या डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट यानी वन के घनत्व को बढ़ाने के लिए आतंकवाद का सहारा लिया जाएगा? ये जो विसंगतियां बताई जाती हैं आंकड़ों के रूप में, और मुझे लगता है कि जब कभी ऐसी चीजें सामने आती है तो हम सबको जागना होगा और सबको विचार करना पड़ेगा। और मैं उस नाते ही इस गंभीरता को कहता हूं कि जब कभी मीडिया तंत्र की बात आती है, किसी इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की बात आती है, तो उसी उद्देश्य से, उसी पवित्र भाव से मेरी अपेक्षा यह है कि मेरी बात 100 लोग सुनेंगे, 1000 लोग सुनेंगे, 5000 लोग सुनेंगे, लेकिन आपकी बात तो लाखों करोड़ों लोग एक बार में सुन रहे हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाएगी तो वो कितनी गुनी नुकसान करेगी, इस गंभीरता के कारण मैं इस बिल को लेकर आया हूं कि हमको कहीं ना कहीं तय तो करना पड़ेगा कि गलती होने के दुष्परिणाम क्या होंगे, उन परिणामों के बारे में जिम्मेदार कौन होगा, उन परिणामों को जिम्मेदारी तय करने के लिए कानून क्या होगा। और इसलिए मुझे लगता है सभापति महोदय, मैं नॉर्थ ईस्ट में अभी कुछ समय पार्टी के काम से गया, वहां पर मीडिया सब जगह नहीं है, लेकिन उसके बाद में ऐसी घटनाएं घटी कि एक कोई नौजवान खत्म हो गया, 56 दिन तक उसकी लाश रखी रही, कभी मीडिया में दिखा नहीं। मैंने इसी सदन में उठाया था, यानी 200 एक साल से ज्यादा 11 के लोगों की लाशें उनने फ्रीजर में वहां बर्फ के साथ में रख दी, और उसके बाद में 1 साल से ज्यादा कहते हैं की घटना उस मणिपुर की धरती पर रही है। अगर वही चीज किसी मीडिया इसी केंद्र बिंदु पर होती, मैं पूछता हूं क्या संभव था? क्या उदाहरण दे रहा हूं, मैं उसकी कोई वकालत नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है ये क्या अंतर
समाज को ठीक करेगा, क्या समाज में ये एकजुटता लेकर आएगा, क्या नुकसान नहीं करेगा। ये चीजें हैं जो सवाल प्रश्न बनकर खड़ी हैं और जिनके उत्तर निश्चित रूप से हमें कानून की परिधि में खोजने पड़ेंगे। मेरा कहना था कि खनिज है, अनुसंधान है, खनिज की स्थिति भी है ये। मैं इसमें एक बात जरूर कहूंगा, मैं हमेशा मानता हूं, हो सकता है लोग मेरी बात से सहमत ना हो, ईश्वर ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, किसी को जमीन के ऊपर दिया है, किसी को जमीन के नीचे दिया है। लेकिन उन चीजों की बातों को अगर हम सामने ना रखेंगे, तो तुलना नहीं करेंगे, तो ये निराशा बढ़ती जाएगी और हम उपभोक्तावाद की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, इंडिविजुअल बेनिफिट पॉलिटिक्स की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, हम प्रलोभन की बात भी करेंगे, हम लालच की बात भी करेंगे, हम ऐसा कर देंगे। मुझे लगता है ये सब प्रकार से नुकसानदेह होगा और इस नाते मैं मानता हूं कि जवाबदेही सबकी है, सदन की भी है, सरकार की भी है, इस मीडिया समूह की भी है। और इसलिए बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती है राजनीतिक विचारधाराओं पर, राजनीतिक चिंतकों पर, धर्मों पर, धर्म के तौर तरीकों पर, उनकी पूजा पद्धतियों पर, उनके नुकसान पर, उनके फायदे पर, इन सब पर भी बात हो सकती है। ज्वलंत प्रश्न बहुत है, जनसंख्या है, पीने का पानी है, आतंकवाद है, ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर समय की मर्यादा के साथ कहीं ना कहीं चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब मैं बिल का ड्राफ्ट कर रहा था तब मेरे मन में तो यही बात थी कि उन तमाम जुड़े हुए लोगों की सोशल सिक्योरिटी की गारंटी का क्या होगा जिनके चैनल बंद हो जाते हैं। और मेरा फोकस उसी बात पर था कि कहीं ना कहीं उन ब्रॉडकास्टिंग कंपनियों के बारे में हमें तय करना चाहिए कि उनके रजिस्ट्रेशन के समय आप जो भी उनसे सिक्योरिटी लेते हैं वो सिक्योरिटी से किसी का सामाजिक सुरक्षा का वो पूरा नहीं किया सकता और फिर आपके रजिस्ट्रेशन की शुल्क अलग हो सकती है, लेकिन जो कर्मचारी उससे जुड़ते हैं उनकी जवाबदेहियां भी किसी खाने में सुनिश्चित होनी चाहिए। फिर तीसरी बात आती है कि भाई आपने अपने कर्मचारियों के हित और उनके हितों के बारे में जरूर आपने चिंता कर ली, उनके परिवार के बारे में कर ली, लेकिन उससे आगे इस देश के बारे में भी तो सोचिए कि कम से कम आपके प्लेटफॉर्म से तो ऐसी कोई गलती ना हो जो देश को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा दे। यदि हमने एक भ्रम भी समाज के भीतर खड़ा कर दिया और जो खतरनाक साबित हुआ तो देश और समाज के लिए हितकारी नहीं होगा और इसलिए उस पर जवाबदेही किसकी जाइए ये कानून के फ्रेमवर्क में कहीं ना कहीं आना चाहिए। तीसरी बात, चौथी और अंतिम बात मैं कहूंगा कि जब कभी ऐसे अवसरों पर, ये हमारा काम नहीं है, ये सरकार का काम नहीं है, ये उसी संस्था का काम है जो अपने उस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करती है, उसको तय करना होगा कि वास्तव में वो जिस विषय को सामने रख रहा है उसका योग्य व्यक्ति उसके पास है कि नहीं। आखिर वो ढूंढते हैं, लेकिन जब कोई नहीं मिलता तो किसी को भी पकड़ के बिठा लेना और बाद में वो जो कहे और वो लाइव पूरा देश देखे, हो सकता है कि लोग उससे असहमत हो, नाराज हो जाए, उसकी आलोचना कर दें, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके जो साफ स्वच्छ बच्चों का मानस होता है उसको अगर वो प्रभावित कर गए तो वो नुकसान करेगा। सभापति महोदय, जनसंख्या के इन्हीं कारणों से मेरे जैसे व्यक्ति चिंतित होता है और मानता है कि इन सब में हम जो एकजुट होना चाहिए कि जनसंख्या में हम अटल जी की उस बात को तो ध्यान रखते हैं कि वोट के लिए तो सिर गिने जाते हैं, काम के लिए हाथ गिने जाएंगे और अगर वो सही दिशा में है तो वो लाभ देंगे, लेकिन अगर उसमें 1% हाथों में हथियार चले जाएंगे तो देश और समाज का बड़ा नुकसान होगा। और इसलिए ऐसा कहना कि थ्योरी एक सी हो सकती है, सबका अपना मानस हो सकता है, सबके अपने सोचने का तरीका अलग हो सकता है। मुझे लगा कि ये सदन में रखना चाहिए, इस नाते मैं इस विधेयक को लेकर आया हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं अपेक्षा करता हूं कि लोग इस पर चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से कोई रास्ता निकलेगा तो मेरे जैसे लोगों के मन में जो छोटी मोटी शंकाएं हैं सरकार उसका समाधान करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।